भारतीय वायुसेना का एक जाबाज फाइटर पायलट दुश्मनों से इस प्रकार घिरा हुआ जहां से बच निकलने का कोई रास्ता तक नहीं। ऐसे में उसके पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो आजादी या तो मौत। ऐसी कठिन परिस्थिति में जहां इंसानों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां वो जाबाज बिल्कुल नहीं घबराता और अपने देश वापस लौटने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। ये कहानी है दारा फिरोज चुनाई की, जिनके फाइटर जेट में 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान आर्टिलरी लगने के कारण उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है और वे दुर्भाग्यवश दुश्मन देश में जा गिरते हैं। फिर वहां से बच निकलने के लिए वो अपने साहस और चतुराई का ऐसा प्रदर्शन करते हैं जिसके लिए उन्हें पूरा भारत देश आज भी याद करता है। It's a story that has almost completely been forgotten. The story of the remarkable escape of a young Indian Air Force pilot who was shot down in 1965. अब उन्होंने आखिर वहां से निकलने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने दुश्मनों को चकमा कैसे दिया, वो वहां से कैसे बच निकले, ये सब हम जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। स्टोरी एम्पायर में आपका स्वागत है। इनसाइट ऑफ 1965 इंडो पाक वॉर। साल 1965, 6 सितंबर के दिन इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के विरुद्ध जंग का ऐलान कर देती है और ठीक 4 दिन बाद इंडियन आर्मी को लाहौर पे कब्जा करने का कमांड दिया जाता है। लेकिन ये टास्क काफी जोखिम भरा था, क्योंकि उस एरिया में पहले तो इछोगिल नहर को पार करना था और फिर नहर के उस पार बड़े बड़े जंगल और झाड़ियों का सामना भी करना था, जहां पाकिस्तानी आर्मी ने बड़े बड़े डायनामाइट छुपा रखे थे। इन्हीं घने जंगलों के बीच से पाकिस्तानी सेना अपने उस वक्त के सबसे शानदार 1.55 mm हॉविट्जर आर्टिलरी से भारतीय सेना के ऊपर कहर बरसाए जा रहे थे। ऐसे में इंडियन आर्मी इन आर्टिलरीज को खत्म करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने का निश्चय करती है और अपना मैसेज जालंधर में मौजूद आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को दे देती है। एंट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन इंडो पाक वॉर। 10 सितंबर को सुबह 7 बजे के करीब आदमपुर एयरबेस के ऑफिसर अपने चुनिंदा 4 इंडियन फाइटर पायलट्स को टास्क असाइन करते हुए बताते हैं कि उन्हें बॉर्डर के पार पाकिस्तान के पंजाब में से एक पाकिस्तानी आर्टिलरी पोजीशन को खत्म करना है। इन्हीं 4 पायलट में से एक दारा फिरोज चुनाई भी थे, जिनका सर्विस एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था और उन्होंने अपने कमीशन सिर्फ 2 साल पहले ही लिया था। लेकिन अगर बात करें जुनून और जज्बे की, तो ये हमारे 20 वर्षीय दारा फिरोज चुनाई में कूट कूट के भरा था। दारा फिरोज चुनाई को कमांड मिलते ही वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वे बिना कुछ खाए पिए ही अपने स्क्वाड्रन के साथियों के साथ मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इस मिशन को लीड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल और दारा फिरोज चुनाई के साथ टीम में डिप्टी लीडर लेफ्टिनेंट रवि कुमार और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिगी रत्नपारकी शामिल थे। फर्स्ट राउंड ऑफ मिशन। 10 सितंबर 1965 को चारों फाइटर पायलट पंजाब के आदमपुर बेस से फ्रेंच मैन्युफैक्चरर डिसॉल्ट मिस्टर फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट से उड़ान भरते हैं। शुरुआत में तो सारे फाइटर पायलट आराम से नीचे से उड़ान भरकर आर्टिलरीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे उन आर्टिलरीज को ढूंढने में नाकाम रहते हैं तो वे थोड़ा और दूर जाने का फैसला करते हैं और तभी उन्हें पाकिस्तान में हथियारों से लादी हुई एक ट्रेन दिखाई देती है, जिसे ये तुरंत अपने बॉम्ब्स की अंधाधुंध बौछार करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अनजाने में अपने पूरे बॉम्ब्स को उसी एक ही ट्रेन पर गिरा देते हैं और उनके पास अब कोई भी बॉम्ब नहीं बचता है। ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब चारों साथी लौट रहे होते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख के उन्हें एक पल के लिए बहुत पछतावा होता है। उन्हें लौटते वक्त वे सारे आर्टिलरीज दिखाई पड़ रही थी, जिन्हें अब वे चाके भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास गिराने के लिए बॉम्ब ही नहीं बचे थे। वापस लौटने के बाद इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन अपने ऑफिसर को दे दी। फिर ऑफिसर ने इन्हें कमांड दिया कि वे अपना लंच फिनिश करके वापस वहां जाए और उन आर्टिलरीज को डिस्ट्रॉय करके अपने मिशन को फिनिश करे। जब दारा फिरोज चुनाई डाइनिंग हॉल में लंच करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि पूरा हॉल ऑफिसर से भरा पड़ा है और वेटर भी उन्हीं में बिजी है। अब चुनाई ने मिशन के फर्स्ट राउंड में भी कुछ नहीं खाया था, जिस कारण उन्हें तेज भूख के साथ प्यास भी लगी थी। लेकिन डाइनिंग हॉल के हालातों को देखते हुए चुनाई वापस अपने क्रू रूम में चले जाते हैं। वहां रूम में पहुंचकर वे अपने डिपार्टमेंट मेंबर फिलिप कुमार को देखते हैं, जो पहले से ही वहां मौजूद थे। फिलिप को उन्होंने डाइनिंग हॉल का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया, जिसके बाद फिलिप उन्हें बोले कि तुम एटलीस्ट पानी तो पी लो ताकि मिशन के दौरान थोड़ा बल मिले,
चुनॉय ने उनकी बात मानते हुए तुरंत एक ग्लास पानी पिया और क्रू रूम से मिशन पे लौटने के लिए बाहर आ गए। बाहर आके वे अपने साथियों के साथ एक बार फिर से पूरे जोश के साथ उड़ान भरते हैं। इस बार चारों फाइटर पायलट्स पहले से काफी प्रिपेयर्ड थे और उस दिशा में ध्यानपूर्वक बढ़ने लगते हैं जहां पिछली बार उन्होंने आर्टिलरीज को देखा था। लेकिन इस बार सिनेरियो पहले से डिफरेंट था। इस बार पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय वायुसेना के अगुवाई के लिए पहले से ही एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरीज को तैनात कर रखा था, ताकि जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट दिखे तो वे उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर सके। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही इंडियन फाइटर पायलट्स उन्हें दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने अपने आर्टिलरी से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। सिचुएशन को देखते हुए स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल तुरंत अपने साथियों को सावधान होने का संदेश देते हैं। तभी इसी बीच दारा फिरोज चुनॉय अपने विमान से एक जोर का टक्कर महसूस करते हैं। ये टक्कर आर्टिलरी फायरिंग का था जो चुनॉय के प्लेन में जा लगा था, जिस कारण उनके फाइटर जेट में आग लग जाती है और कुछ ही समय में पूरा कॉकपिट धुएं से भर जाता है। अब धीरे धीरे प्लेन के आर पार देखना भी मुश्किल हो जाता है और इंजन भी काम करना बंद कर देता है। अब धीरे धीरे आग की लपटें पीछे से कॉकपिट की ओर बढ़ रही थी और इस वक्त ये फाइटर प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई को क्रॉस कर चुका था। चुनॉय के प्लेन में 2x68 mm रॉकेट स्पॉट मौजूद होने के साथ ही 3/4 फ्यूल भी बचा हुआ था। अब ऐसे सिनेरियो में अगर ये फाइटर जेट क्रैश लैंडिंग करता तो चुनॉय का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ऐसे में चुनॉय के पास प्लेन छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं था। लेकिन चुनॉय यहाँ घबराते नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेते हुए तुरंत अपने टीममेट्स को संदेश भेजते हैं, आई एम हिट, इंजन फ्लेम आउट, और बिना वक्त गवाए इजेक्शन सीट का बटन दबा देते हैं। दोस्तों, अगर वॉर के दौरान कोई फाइटर पायलट अपने ही देश में इमरजेंसी लैंडिंग करता है तो फिर उसके बचने के चांसेस काफी होते हैं। लेकिन वही अगर कोई फाइटर पायलट दुश्मन देश में जा गिरता है तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि दुश्मन देश में उसे सिर्फ सेना का ही नहीं बल्कि वहाँ के नागरिकों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए लैंडिंग के बाद का सफर चुनॉय के लिए बेहद जोखिम भरा होने वाला था। अब चुनॉय धीरे धीरे पैराशूट के सहारे जमीन पर आ ही रहे होते हैं कि इतने ही देर में पाकिस्तानी आर्मी उन्हें देख लेती है और धड़ाधड़ उन पे अपने गोलियों और आर्टिलरी शॉट के बौछार करने लगती है, जिसमें बहुत सी गोलियां चुनॉय के पैराशूट को भेदते हुए पार कर जाती है तो कितने आर्टिलरी शॉट उनके बगल से सनसनाते हुए निकल जाते हैं। इतना सब होने के बाद चुनॉय अब समझ चुके होते हैं कि दुश्मन सेना उन्हें टारगेट कर रही है, जिसके बचाव में चुनॉय सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए गन्ने के खेतों में लैंड कर जाते हैं। अब ये वो पल था जब चुनॉय तो अकेले थे लेकिन उन्हें ढूंढ रहे दुश्मन हजार। अब यहाँ से चुनॉय के पास दो ऑप्शंस थे, या तो पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे जाए या फिर अपने मिले हुए ट्रेनिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड का सही उपयोग करते हुए वहाँ से भाग निकले। और चुनॉय दूसरा ऑप्शन चूज करते हुए वहाँ से अपनी एस्केप जर्नी को शुरू करते हैं। द एस्केप जर्नी ऑफ दारा फिरोज चुनॉय। चुनॉय देखते हैं कि गन्ने की फसल की हाइट उनके खुद के हाइट से ज्यादा थी और इसी का फायदा उठाते हुए वे गन्ने के खेतों में छुप जाते हैं। चुनॉय तो छुप गए, लेकिन जिन पाकिस्तानी सैनिकों ने इन्हें लैंडिंग के दौरान देख रखा था वो लगातार गोलियों और चिल्लाहट की बौछार किए जा रहे थे। सैनिकों को पास आता देख वो गन्नों में खुद को छुपाते हुए भागना शुरू कर देते हैं। अब इंडियन बॉर्डर ईस्ट डायरेक्शन की ओर थी, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी आर्मी को भी यही लगेगा कि चुनॉय अपनी बचाव में ईस्ट डायरेक्शन में ही भाग रहे होंगे। लेकिन चुनॉय अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसका ठीक ऑपोजिट रास्ता अपनाते हैं और वेस्ट की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में थोड़े दूर जाने के बाद चुनॉय को ये एहसास होता है कि अब पाकिस्तानी सैनिक उनके पीछे नहीं आ रहे थे और अब वो कुछ पल के लिए सुरक्षित थे। बहुत देर तक वे खुद को ऐसे ही जैसे तैसे गन्नों के खेतों में छुपाते रहे और थोड़ी देर बाद नॉर्थ डायरेक्शन की ओर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे लगातार दौड़ने के बाद वे कुछ देर तक आराम करते हैं। अब कुछ घंटों के थकान भरे सफर के बाद जब उन्होंने देखा कि गन्ने के खेत खत्म हो रहे हैं तो वे वहां छिपके शाम होने का इंतजार करने लगे। दारा फिरोज चुनॉय इस वक्त ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द शाम हो जाए, लेकिन यहाँ संसार में तो सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है, तो चुनॉय के पास समय बिताने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी वक्त चुनॉय को ये एहसास हुआ कि अगर वो पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा पकड़े गए तो वे उनके पास मौजूद एविडेंसेस से इंडिया के मिशन के बारे में सब जान जाएंगे और भारतीय सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं। तो अपने चतुराई का इस्तेमाल करते हुए वे तुरंत उन एविडेंसेस को मिट्टी के अंदर दफना देते हैं। इस बार भाग्य भी चुनॉय के साथ था, क्योंकि सितंबर के महीने में वहाँ भी भारत की तरह मानसून चल रहा था और मिट्टी गीली थी, जिसका फायदा उठाते हुए वे कुछ मिट्टी उठा के अपने चेहरे और शरीर पे लगा लेते हैं ताकि अंधेरे में सब कुछ काला काला दिखे और उन्हें भागने में आसानी हो। अब जैसे ही अंधेरा होता है चुनॉय अपने प्लान के अनुसार गन्नों का सहारा लेते हुए ईस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं।
याद करिए, ये वही डायरेक्शन थी जिस तरफ भारत का बॉर्डर था। आगे बढ़ते हुए चुनाव इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वे किसी भी चौक चौराहे या गांव से होके ना गुजरे, क्योंकि अगर कोई भी जानवर उन्हें देख लेगा तो वो उन पर तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगा। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि चुनाव अपने मिशन के दौरान कुछ भी कंज्यूम नहीं किए थे सिवाय एक गिलास पानी के। एज ए रिजल्ट बहुत ज्यादा दौड़ने के कारण चुनाव को अब काफी प्यास लग रही थी और उनका गला भी सूख चुका था। अब वहाँ पे चुनाव को यही एहसास होता है कि अगर वो वहाँ बेहोश होके गिरे तो सुबह तक शायद पाकिस्तानी आर्मी उनका काम तमाम कर चुकी होगी। अब ऐसी कंडीशन में चुनाव फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड को अपनाते हैं, जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है। चुनाव अब रनिंग, स्प्रिंटिंग एंड जॉगिंग को कंबाइन करते हुए नॉर्थ की ओर भागना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ते जा रहे थे। भागते वक्त इनका पूरा ध्यान इसी पे था कि उन्हें सुबह की पहली किरण से पहले भारत के बॉर्डर के उस पार पहुंचना है। जब वो भारतीय बॉर्डर के करीब पहुंचे तो उन्हें तेज बहाव वाले पानी में तैरते हुए इछोगिल नहर को पार करना पड़ा, जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। और आखिरकार इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे सही सलामत अमृतसर बटाला रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें यह एहसास होता है कि वे अब फाइनली अपने देश में लौट आए हैं। दोस्तों, यहाँ तक पहुंचकर जो खुशी दारा फिरोज चुनाव को महसूस हुई होगी वो न तो हम बयान कर सकते हैं और ना ही दारा चुनाव खुद। अब क्योंकि चुनाव को बहुत प्यास लगी होती है तो वे पानी की तलाश में लग जाते हैं और जल्द ही उन्हें एक कुआं भी दिखाई देता है। कुएं पर पहुंच के चुनाव अपनी प्यास बुझाते हैं और साथ ही कुछ पानी अपने सिर पर भी डाल लेते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है। अभी चुनाव ने थोड़ी राहत की सांस ले ही थी कि उनके सामने एक और चुनौती आने वाली थी। आप सब तो जानते ही होंगे कि जहां देश की बात होती है वहां आर्मी ऑफिसर्स अपने घर वालों को भी नहीं बख्शते, और अब ठीक वैसा ही कुछ चुनाव के साथ भी होने वाला था, जिसके लिए शायद वो पहले से प्रिपेयर्ड भी थे। अनदर हर्डल फॉर चुनाव। चुनाव अपनी प्यास बुझाकर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर साउथ डायरेक्शन की ओर जाने लगते हैं। वे अभी थोड़ा दूर चले ही थे कि उन्हें कुछ जवान तमिल भाषा में चिल्लाते हुए उनकी ओर भागते हुए आते दिखे। वे आते हुए चिल्ला रहे थे कि कौन है वहाँ। अब जाहिर सी बात है कि चुनाव पूरी तरह से कीचड़ में लिपटे हुए थे, तो उन्हें ऐसे में कोई पहचान नहीं पा रहा था और साथ ही उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं था जिससे कि वे अपने आप को प्रूव कर सके। अगर उनके पास प्रूफ के तौर पर कुछ बचा था तो वो थे चुनाव खुद और उनका दिमाग। उन जवानों में से एक ने चुनाव के ऊपर राइफल तान दी और हैंड्स अप कहते हुए कमांड दिया, अपने दोनों हाथ ऊपर करो। और चुनाव ने ठीक वैसा ही करते हुए बिना कुछ बोले अपने दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं। अब सारे सोल्जर्स चुनाव को एक जगह ले जाके पूछताछ शुरू कर देते हैं और तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब वे बहुत ही नम्रता से देते हैं। जब चुनाव उन्हें अपनी घटना को बयान करते हैं तो वहाँ मौजूद किसी को भी उनकी बातों पे यकीन नहीं होता और वे सब चुनाव का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब चुनाव कहते हैं कि अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप किसी दूसरे ऑफिसर को बुलाइए। चुनाव के इस दरख्वास्त को सुनकर एक नए ऑफिसर को वहाँ बुलाया जाता है और थोड़ी ही देर में सूबेदार मेजर वहाँ पहुँच जाते हैं। जब उन्होंने चुनाव की इंक्वायरी शुरू की और चुनाव ने सेम कहानी सुनाई तो मेजर ने भी उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। फिर भी सूबेदार साहब चुनाव को अपने आप को प्रूव करने का एक और मौका देते हैं और उन्हें अपने जीप पर बैठने को कहते हैं। दोस्तों, ये वो पल था जब चुनाव को कुदरत ने जीने का एक और मौका दिया। दरअसल जब सूबेदार साहब चुनाव को गाड़ी में बिठाते हैं उसी वक्त वो राइफल ताना हुआ सोल्जर भी गाड़ी में साथ चढ़ता है और तभी अनजाने में उससे राइफल का घोड़ा दब जाता है और उससे निकली हुई गोली चुनाव के सिर के ठीक 1 इंच से होकर गुजरती है। सोल्जर के इस भूल से आग बबूला होके सूबेदार साहब उसे जोर का चाटा मारते हैं, जिसकी गूंज कुछ दूर तक सुनाई देती है और ये करना जाहिर भी है क्योंकि उस एक गोली से चुनाव की जान भी जा सकती थी। अब वहाँ से जीप रवाना होकर एक कैप्टन के पास पहुँचती है जो चुनाव की फर्दर इंक्वायरी करने वाले थे। इंक्वायरी के दौरान कैप्टन साहब चुनाव का आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, जिसके जवाब में चुनाव कहते हैं कि मिशन पे जाते वक्त कोई भी आइडेंटिटी नहीं ले जाते। अब कैप्टन साहब चुनाव से उनके आर्मी यूनिट के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं कि यूनिट में कौन कौन है, वहाँ की लोकेशन क्या है, मिशन में क्या कमांड मिले थे, जिसका जवाब चुनाव बहुत ही सहनशीलता और विवेक से देते हैं। अब कैप्टन साहब अपने फाइनल डिसीजन की ओर बढ़ रहे होते हैं और चुनाव से पूछते हैं, क्या तुम किसी कहाई को जानते हो? चुनाव ने तेजी के साथ उत्तर देते हुए कहा, हाँ, वो मेरी यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। अब इस वक्त तक कैप्टन साहब को चुनाव पर बहुत हद तक विश्वास हो चुका था और अपने विश्वास को पक्का करने के लिए वे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो मोटे और बौने दिखने वाले सिख है?
चुनॉय मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं, वो थोड़े दुबले पतले और दाढ़ी रखने वाले सिख है। कैप्टन साहब इस उत्तर से बेहद प्रसन्न होते हैं और अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ाते हुए कहते हैं, आई एम कैप्टन कहाई, कजिन ब्रदर ऑफ लेफ्टिनेंट कहाई। पूछताछ खत्म होने के बाद दोनों ने साथ में नाश्ता किया और जीप से अमृतसर एयरफोर्स सेंटर के लिए चल पड़े, जहां दारा फिरोज चुनॉय पोस्टेड थे। इसी बीच चुनॉय को गहरी नींद आ जाती है और थकान के कारण वे सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुली तो वे देखते हैं कि जीप एयरफोर्स सेंटर के काफी पास आ चुकी थी और तभी अचानक 4 दुश्मन सैनिकों ने अपने विमानों से एयरपोर्ट सेंटर के रडार यूनिट को टारगेट करते हुए बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी। अब क्योंकि चुनॉय को 2 जिंदगियां पहले ही मिल चुकी थी तो वे अब और रिस्क नहीं लेना चाहते थे और अपने बचाव में वे खुद को बंकर में छुपा लेते हैं। कुछ देर बाद जब गोले बरसने शांत हुए तो कैप्टन साहब ने चुनॉय को सुरक्षित उनके एयरफोर्स स्टेशन तक छोड़ाए और चुनॉय के वहां पहुंचते ही उनके सारे साथी भौचक्के रह गए और वे अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। चुनॉय उस दिन रेस्ट लेते हैं और अगले दिन उनका मेडिकल चेकअप होता है, जिसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव आता है और उस मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए चुनॉय को अगले ही दिन फिट घोषित कर दिया जाता है। एंड ऑफ वॉर एंड पोस्ट वॉर लाइफ ऑफ चुनॉय। 23 दिसंबर 1965 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध पे लगाम लगा दिया जाता है और चुनॉय की सेफ्टी के लिए उनके बॉर्डर एस्केप वाली बात को युद्ध के अगले 3 महीने तक छिपाकर ही रखा जाता है। 3 महीने बीत जाने के बाद 1 जनवरी 1966 को जाबाज चुनॉय को उनके सुरक्षित भारत लौटने की अचीवमेंट के लिए एयर चीफ मार्शल अरिजीत सिंह द्वारा उन्हें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया जाता है। दारा फिरोज चुनॉय का सफर इसके बाद काफी रोमांचक रहता है और उम्र के साथ उन्हें बहुत सारे पोजीशंस को संभालने का मौका मिलता है, जैसे क्वाड्रेंट लीडर कमांडर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्टाफ ड्यूटीज, चीफ ऑपरेशन कमांडर और स्टेशन कमांडर जैसे बड़े पोजीशंस। काफी दिनों तक देश की सेवा करने के बाद दारा फिरोज चुनॉय 1991 में इंडियन एयरफोर्स से रिटायर कर जाते हैं और 2022 में इनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी एस्केप ऑफ पाकिस्तान अ वॉर हीरोज क्रॉनिकल पब्लिश होती है, जिसमें चुनॉय ने अपने साथ हुए पूरी घटना को बयान किया है। तो दोस्तों, ये थी दारा फिरोज चुनॉय की रोमांचक एस्केप स्टोरी। एक ऐसे जाबाज की स्टोरी जो अपने वतन आने के लिए वो सब कुछ करता है जो शायद आम इंसान कभी न कर पाए। आपको क्या लगता है, दारा फिरोज चुनॉय का साथ ऊपर वाले ने दिया या फिर ये सब उनकी ट्रेनिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड का रिजल्ट था? आप उनकी जगह होते तो क्या ये सब कर पाते? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो के बाद मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए रिकमेंड करूंगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।